नमस्कार विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप सभी से कुशल होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा अभी लगभग 2-4 दिन पहले राजस्थान राज्य शैक्षिक सेवा नियम, चाहे वो राज्य हो चाहे अधीनस्थ हो, 1970-78 जो 50 सालों से चले आ रहे हैं, उन नियमों में कुछ संशोधन किया है। जैसे ही नियमों में कुछ संशोधन हुआ और विद्यार्थियों में एक निराशा का माहौल पैदा हुआ और विद्यार्थियों के कुछ प्रश्न खड़े हुए। आप लोगों के सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं, जो आपने मुझे सोशल मीडिया के जरिए या कमेंट बॉक्स के जरिए या व्हाट्सएप किसी भी प्रकार से जो प्रश्न पूछे, कुछ प्रश्न मैं इस डायरी के माध्यम से लिख के लेकर आया हूँ और पूरा प्रयास करूँगा कि आपके उन प्रश्नों का वीडियो के अंत तक सभी का मैं जवाब दे दूँगा। अगर किसी भी प्रकार का जो प्रश्न है अगर छूट जाए तो आप लोग हैं जो कमेंट बॉक्स में लिख दे और मैं वहाँ पढ़ कर जवाब दे दूँगा। अभी कुछ घरेलू कार्यों में व्यस्त होने के कारण और पढ़ाई में व्यस्त होने के कारण आप लोगों से रूबरू होने का मौका नहीं मिल पा रहा है और पिछले सप्ताह से भी काफ़ी विजिटिंग का काम रहा है, इधर उधर घूमने का, उन वजह से थोड़ा गला भी ख़राब है। तो हो सकता है आपको आवाज़ प्रॉपरली नहीं आई। मेरे हिसाब से मैं कोशिश करूँगा कि आवाज़ प्रॉपरली आए। अच्छा, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो बोर्ड है ये थोड़ा छोटा है, आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले, क्योंकि लिखी हुई चीज़ें तो मायने नहीं रखती। जैसा कि आपको पता है कि ऑर्डर को आपने पढ़ा होगा, पूरे ऑर्डर को मैंने भी पढ़ा ध्यान से, और अगर पढ़ा हुआ है, अगर आपको लिखा हुआ समझ में आता तो आप ऑर्डर ही पढ़ लेते, लेकिन चीज़ें आप सुन के समझ में आएगी। जो यहाँ चीज़ें ज़रूरी होगी वो मैं यहाँ नोट करूँगा और जो ज़रूरी नहीं होगी आप सुने और सुनकर उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो अपन शुरुआत करते हैं। देखिए, शुरुआत में अपन देखते हैं राजस्थान शैक्षिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 क्या क्या नियम हुए। तो पहले तो ये अलग अलग था, राजस्थान राज्य शैक्षिक राज्य 1970 और जो अधीनस्थ सेवा नियम है वो 1971 थे। इन नियमों में क्या क्या नवीनतम संशोधन हुए, क्या करेंगे आज चर्चा करेंगे नवीनतम संशोधन की। तो जो नवीनतम संशोधन हुए उनके ऊपर आप चर्चा करेंगे। जैसे ही मैंने ऑर्डर पढ़ा, आप लोगों के जो प्रश्न हैं वहां से क्लियर होने। देखो, प्रश्न उठना स्वाभाविक है और ये चीजें कहाँ से आती है, जिस प्रकार अपन ऑर्डर पढ़ते हैं तो उनकी जो लैंग्वेजेस है यानी भाषा है, जो अपने प्रशासनिक शब्दावली है, वो कुछ विद्यार्थियों को समझने में कठिनाई महसूस होगी। तो इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा सिर्फ जो जरूरी नियम है। वैसे तो बहुत सारे हैं, 3 पेज का ऑर्डर है, आप लोग पढ़ लेना। और जैसे भावी कर्मचारी है जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं सभी, उन लोगों को वैसे ही पता है, लेकिन कुछ मैं एक्सप्लेन यहाँ करता हूँ ताकि विद्यार्थियों को समझने में आसानी हो सके। देखिए, यहाँ प्रश्न था और वो एक पहला जो प्रश्न अपने सामने खड़ा होता है वो होता है व्याख्याता भर्ती को लेकर। किसको लेकर खड़ा होता है? व्याख्याता को लेकर। देखिए विद्यार्थियों, व्याख्याता को लेकर जो प्रश्न खड़ा होता है और व्याख्याता होता है L12 पे, कितने पर होता है L12, 4800 ग्रेड पे की सर्विस है। स्कूल लेक्चर की बात करें, स्कूल लेक्चर में पहले क्या था अब क्या था। पहले जो 1970 और 71 का नियम था, उन नियमों में ये लिख रखा था कि जो स्नातक का विषय है, जैसे मान लो मैंने बीए किया है और किसी भी सब्जेक्ट में मैंने बीए किया है, बीकॉम किया है या बीएससी किया है, ठीक, कुछ भी मैंने अगर किया है तो अपन क्या करेंगे, और इन जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लेना जरूरी नहीं था, क्योंकि अगर आप मास्टर्स डिग्री करते हो, जैसे आप एमए करते हो, तो जरूरी नहीं कि जो ग्रेजुएशन में आपके 3 सब्जेक्ट थे, बीए में, बीकॉम में, बीएससी में, वो आप जो पोस्ट ग्रेजुएशन करो उसमें थे। आपने अगर 3 सब्जेक्ट मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट अगर ग्रेजुएशन में नहीं था, फिर भी आप क्या करोगे, अगर एमए आपने हिंदी से कर लिया तो भी आप लेक्चर बन सकते हो। लेकिन अब इन नियमों में चेंज कर दिया, कहा कि जो नियम आपके स्नातक में है, समझ में आ रही, जो सब्जेक्ट आपके स्नातक में है उन्हीं सब्जेक्टों में से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के आधार पे आप स्कूल लेक्चर बन सकते हो। तो देखिए, इन चीज़ों को मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ, ये मिटा देता हूँ, आप समझने की कोशिश करें व्याख्याता। देखिए,
व्याख्याता है, पहले ये चीज समझे। व्याख्याता, व्याख्याता कितने टाइप से बनते हैं? 2 प्रकार से व्याख्याता बनते हैं, समझने की कोशिश करें। एक तो व्याख्याता बनते हैं पदोन्नति से, और एक व्याख्याता बनेंगे सीधी भर्ती से। ठीक, 2 तरह से हैं। पदोन्नति से जो व्याख्याता बनेंगे उनकी क्या होती है? डीपीसी होती है। आप सबको पता होगा, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हो। डीपीसी का मतलब होता है डीपीसी लिख देता हूँ, डीपीसी, डिपार्टमेंट प्रमोशनल कमेटी। इनके आधार पर होता है, ये ऑलरेडी लगे हुए होते हैं, ये ऑलरेडी सेकंड ग्रेड टीचर होते हैं। अब ये लोग हैं, इनके पहले नियम ये था कि आपको स्नातक होना है किसी भी सब्जेक्ट से, स्नातक, और स्नातक के साथ आप जिस विषय में अगर आप स्कूल लेक्चर बनना चाहते हो, व्याख्याता बनना चाहते हो, तो उस सब्जेक्ट में आपको क्या होना चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी परास्नातक होना चाहिए। लेकिन जरूरी ये नहीं था पहले कि आप जो 3 सब्जेक्ट जो स्नातक में अपन चूज करते हैं वैकल्पिक विषय, उन वैकल्पिक विषयों में से ही आपको परास्नातक किया हुआ। मान लो पुराने टाइम में स्कूल कॉलेजेस में कहीं भी अपने मनपसंद का सब्जेक्ट नहीं होता था और अपन को मजबूरन सब्जेक्ट लेना पड़ता था, या कुछ अपन को जानकारी नहीं थी, जानकारी के अभाव में भी अपन सब्जेक्ट नहीं ले पाए, और फिर अपन एमए में आगे जाके या एमएससी में आगे जाके अपने मनपसंद का सब्जेक्ट लेके, जो अपन उस मनपसंद के सब्जेक्ट से एमए करके अपन व्याख्याता बनना चाहते थे, तो वो स्वतंत्र था। अब क्या हुआ? इन सीधी भर्ती से परास्नातक करना जरूरी हो गया। अब देखो, ये सेकंड ग्रेड पहले लगे होते हैं और उनका क्या होता है? प्रमोशन होता है। इनके लिए योग्यता क्या होती है? जिस सब्जेक्ट में अपन ये प्रमोशन चाहते हैं, इनका पदोन्नति होती है, उसमें क्या होना चाहिए? मास्टर डिग्री होनी चाहिए। एमए मान सकते हो, एमएससी साइंस वालों के लिए एमकॉम होता है। तो ये चीजें होती है इनके लिए। अब बात करते हैं इनके लिए आपको बताइए, अगर आपको बनना है व्याख्याता तो बीएड तो होना ही चाहिए, आपको बताइए। बीएड के साथ में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी जिस सब्जेक्ट से अपन करना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें आपको एमए होना चाहिए। ये अपन हो गए। तो इन लोगों के लिए अब नियम जो चेंज किया सरकार ने, तो मोटे तौर पर मैं बताता हूँ क्या किया हुआ कि ये 2 प्रकार से व्याख्याता बन गए। अब व्याख्याता बनने के लिए जो हुआ है वो ध्यान रखना, जैसे आपने बीए किया है, बीएससी किया है और बीकॉम किया है, ये आपके हो गए ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट। आपको बीए के साथ में एमए करना है, एमएससी हो गया और यहाँ एमकॉम हो गया। यानी जो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है, उसी सब्जेक्टों में से आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो आप स्कूल लेक्चर के लिए क्या होगा? एलिजिबल होगा। अदर सब्जेक्ट से आपको नहीं करना होता। एग्जाम्पल के तौर से समझिए, बिल्कुल मैं इजी तरीके से समझा रहा हूँ। जैसे आपके ग्रेजुएशन में किसी ने बीए किया, बीएससी किया, बीए किया तो उसके सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटी और हिंदी लिटरेचर, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट है तो इनमें से ही वो हिस्ट्री से ही अगर वो एमए करेगा, या पॉलिटिकल से कर सकता है, हिंदी लिटरेचर से करता है। अगर उन्होंने मान लो अर्थशास्त्र से एमए कर ली तो वो स्कूल लेक्चर नहीं बन सकता। ये नियम ये कहता है। कहने का मतलब जो स्नातक का विषय है, उसी विषय में अगर परास्नातक करता है विद्यार्थी, तो भी उसको स्कूल लेक्चर बनने के लिए योग्यता निर्धारित की गई है, तो ही वो बन सकता है। अगर अदर सब्जेक्ट में कर रखा तो वो स्कूल लेक्चर नहीं बन सकता। मोटे तौर पर कहने के तौर पर ये है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको 5 साल तक पढ़ा हुआ होना चाहिए। यानी 3 वर्ष तक आपको ग्रेजुएशन के तहत, 2 वर्ष तक आपको किसमें? अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के तहत वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। तो ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों, ये चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अब कोई भी शिक्षा नीति है वो गलत नहीं होती, कोई भी नियम होता है, लेकिन जो प्रभाव पड़ रहा है मैं बता रहा हूँ। जैसे पदोन्नति का मैंने व्याख्याता में बताया था, तो पदोन्नति से जो व्याख्याता बना उन पर कोई फर्क पड़ता नहीं। उनकी क्या होती है? डीपीसी होती है, ये सेकेंड ग्रेड लगे हुए होते हैं, ठीक है। और उन्होंने अगर एमए कर लिया जिस सब्जेक्ट में, तो ये क्या बन जाते हैं? व्याख्याता, इनका प्रमोशन होता है, ठीक है। अब जो 50% लगभग व्याख्याता है वो पदोन्नति से होते हैं, और 50% से क्या होती है? सीधी भर्ती होती है व्याख्याता की। अब जो सीधी भर्ती है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेरा मानना है, तो सीधी भर्ती पर मैं आकलन बताता हूँ कि किन विद्यार्थियों के लिए परेशानी है। तो सीधी भर्ती के देखिए,
अब लोग कहते हैं, किसी ने कहा कि उनको ग्रेजुएशन लेवल का जो नॉलेज है वो नहीं होता, कि उन्होंने बीए में वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, अगर अदर सब्जेक्ट में अगर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया और फिर ये व्याख्याता बनते हैं, तो ये कहना सरासर गलत है। क्योंकि जब आप फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को देखोगे, आप लोगों को पता भी होगा, जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं स्कूल लेक्चर की, तो लेक्चरशिप के जो सिलेबस है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट जो भाग है उसमें आप देखना अच्छे से, यानी 55% है, यानी 55 जो प्रश्न है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल पर पूछे जाते हैं, सीनियर सेकेंडरी। सेकंड जो पार्ट है उसमें जो 55 प्रश्न आएंगे वो किस पर पूछेंगे, स्नातक लेवल के। और जो सेकंड है उसमें जो 10 प्रश्न आएंगे वो किस पर पूछे जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे, पीजी के लेवल पे आपके प्रश्न होंगे। यानी 55 55 110 और 10 कितने हो गए, तो 120। चौथा जो पार्ट होता है आपके फर्स्ट ग्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट पेपर की, तो उसमें जो 30 प्रश्न होंगे वो आपके होंगे पेडागोजी की और साइकोलॉजी की। तो ऐसे करके आपके कुल 150 अंक, 150 प्रश्न होते हैं और 300 अंक का क्या होता है, पेपर होता है। तो जो कहते हैं विद्यार्थी और जिन लोगों का ये कहना है कि जो सीधी भर्ती से चयनित होते हैं और जिन्होंने अदर सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जिनके बीए में वो सब्जेक्ट नहीं था, वो वीकनेस है या वो कमजोर होते हैं, उनको स्नातक लेवल का नॉलेज नहीं होता सब्जेक्ट, तो ये कहना गलत है। तो इन लोगों के लिए ये सटीक नहीं बैठता है। क्योंकि देख लीजिए आप, वो सीनियर सेकेंडरी के 55% जो सोल्व करके आते हैं, स्नातक लेवल का जो होता है उसमें जो 55% करके आते हैं परसेंट और 10%, तो ऐसे तो कहने से, क्योंकि उन्होंने अगर मान लो कोई हिस्ट्री का लेक्चरर बनता तो उन्होंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, तो इनके लिए ये उचित नहीं है, इन लोगों के लिए ये कहना गलत है सरासर। तो ये हो गई व्याख्याता की बात। अब मैं, ये तो हो गया मेरा आकलन। अब जो विद्यार्थी का अगला जो प्रश्न है, बहुत सारे मेरी बहनों ने प्रश्न पूछा है कि सर मैंने अभी जो मैं एमए प्रीवियस में, जो एमए प्रीवियस है और जो एमए अभी फाइनल में है, उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। जो एमए प्रीवियस में है, फाइनल में, वो लोग अपना जारी रखें। जिस सब्जेक्ट से मान लो आप एमए कर रहे हो, चाहे प्रीवियस हो रहा है, या कोई बोल रहा है सर मैंने प्रीवियस का फॉर्म भर दिया, मेरा एग्जाम नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँ, क्या मैं योग्य होऊंगा? मेरा यही मानना है विद्यार्थियों कि चाहे आप एमए प्रीवियस में हो अभी, चाहे आप एमए फाइनल ईयर में हो, चाहे आपके एग्जाम नहीं हुए कोरोना का, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग जो एलिजिबल होंगे, योग्य होंगे। क्योंकि कोई भी अगर सेवा भर्ती नियम चेंज होता है तो आप अकेले नहीं होते हैं, लाखों विद्यार्थी होते हैं, और लाखों विद्यार्थियों में जो समस्या होती है उसकी सरकार सुनवाई भी करती है। और जो कोई भी परिवर्तन होता है वो लंबे टाइम बाद होता है, तो उसमें सरकार छूट भी देती है। तो आप लोग जिस अपने सब्जेक्ट में हम उसमें अपने एमए जारी रखें, और अगर फाइनल है तो फाइनल एमए जारी रखें। क्योंकि जैसे ही सरकार का जो सेवा नियम है, अभी तो सरकार ने क्या की, राज्य सरकार ने घोषणा की है, अभी लागू नहीं हुआ है। जिस प्रकार जैसे ही लागू होगा, और लागू होने के बाद में सरकार ने एक डेट देगी। जैसे मान लो अभी जुलाई चल रहा है और मान लो 1 सितंबर से लागू हो रहा है। कब से लागू हो रहा है? 1 सितंबर। तो 1 सितंबर 2021 से लागू होगा, तो सरकार को एक लाइन नीचे नोट डाल के लिखनी होगी। और ये जैसे ही आपको पता अभी फर्स्ट ग्रेड के सामने वैकेंसी आने वाली, तो फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी आएगी उसमें ये चीज़ें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और सरकार लिखेगी 1 सितंबर 2021 से पहले जिन लोगों ने एमए कर लिया, एमए प्री हो चाहे एमए फाइनल हो, यानी एमए में प्रवेश ले लिया, एनरोलमेंट नंबर आगे आपके एमए में प्रवेश ले लिया, तो उन पर ये नियम लागू नहीं होगा। यानी अब विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमने तो एमए हिस्ट्री से कर लिया, ग्रेजुएशन में मेरे हिस्ट्री सब्जेक्ट ही नहीं था, एमए मैंने इकोनॉमी से कर लिया, इकोनॉमी मेरे सब्जेक्ट ही नहीं था, तो उन विद्यार्थियों को मेरा कहना है आप अपनी पढ़ाई करें, मस्त रहे, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सरकार गाइडलाइन जारी करेगी। और आपने जो एमए किया है, तो पहले नियम था राज्य सरकार का जो 1970 राज्य और अधिसूचना नियम था 1971, उस रूल्स के तहत आपने जो एमए थी वो एमए आपने सही की, तो आप भी गलत नहीं हो, ये भी सरकार की नीति भी गलत नहीं है, तो आप अपना करें। तो एमए प्रीवियस और फाइनल वालों के लिए मैंने समस्या का समाधान कर दिया। अब एक विद्यार्थी का मेरे से प्रश्न है, क्या सर अब मैं एडिशनल कर लूँ क्या? यानी एडिशनल आप समझ नहीं पाए। उसने ऐसे पूछा कि मान लो मैंने एमए किया, अर्थशास्त्र से एमए किया या हिस्ट्री से एमए किया, और वो हिस्ट्री सब्जेक्ट मेरे स्नातक में नहीं था, मेरे बीए में नहीं था, फिर मैंने मान लो इकोनॉमी से एमए कर लिया, और उसके बाद में अगर मैं एमए के बाद में अगर इकोनॉमी से बीए एडिशनल कर लूँ तो क्या मेरा काउंट हो जाएगा? तो थ्योरेटिकली विद्यार्थियों मेरा मानना यही है, साथ ही मेरे भाई मेरा मानना तो यही है, क्योंकि आपने जो पीजी में एडमिशन लिया पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो बीए की मार्कशीट के बेस पर हुआ। यानी आपकी जो मार्कशीट थी पहले बीए की, उसमें जो 3 सब्जेक्ट थे उसके बेस पर, यानी उसके आधार पर आपने क्या लिया, एडमिशन लिया।
ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये गलत है एडिशनल करना भी, क्योंकि एडिशनल ये आपके काउंट नहीं होगी, क्योंकि आपने एडिशनल की मार्कशीट के आधार पर एमए में एडमिशन नहीं लिया। फिर भी थ्योरेटिकल एडिशनल वालों के मैं बता देता हूँ। जो एडिशनल वाले हैं उनको मैं एक चीज बता देता हूँ। तो एमए एडिशनल जो सॉरी बीए या जो बीकॉम है वो एडिशनल वाले से एडिशनल सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, उनका काउंट नहीं होगा, ये तो गलत है। फिर भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको मैं एक चीज राय देना चाहता हूँ, ये मेरा मत है, मेरा अनुभव है कि आप एडिशनल कर सकते हो। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में एडिशनल करते हो तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो जाएगी और आप एडिशनल भी कर सकते हो। क्योंकि एडिशनल करने के बाद में आप एक रास्ता आपका कोर्ट का, कि आप कोर्ट में जा सकते हो कि मेरे स्नातक में मैंने एडिशनल किया, और अगर चाहे तो सरकार इसमें छूट भी दे सकती है और कोर्ट का सेवा। तो इससे मेरा मत तो यही है विद्यार्थियों कि अगर आपको ज़्यादा चिंता हो रही है, टेंशन हो रही है, तो आप एक एडिशनल सब्जेक्ट से कर सकते हो, ताकि आपके मन को भी शांति होगी और टाइम भी, इसमें कुछ लॉस तो है नहीं, लॉस वाली बात है नहीं, प्रॉफिट ही है, तो आप एडिशनल कर सकते हो। ये रहा। तो एमए फाइनल ईयर का बता दिया, प्रीवियस ईयर का बता दिया, एडिशनल वाला बता दिया। अभी ये प्रश्न बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं, क्योंकि अभी एमडी यूनिवर्सिटी के फॉर्म भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो विद्यार्थी जैसे ही फॉर्म फिल करते हैं और वो यही प्रश्न पूछते हैं, तो आप सभी के प्रश्न इस वीडियो में मिल गए। अगला विद्यार्थी का जो प्रश्न था मैं देखता हूँ। अब अपन बात करेंगे प्रधान अध्यापक पद की, एचएम पोस्ट। सामान्यतः विद्यार्थियों जो एचएम पोस्ट का जो रूल होता है, उस विद्यार्थी का जो प्रश्न था, उस प्रश्न के अकॉर्डिंग मैं आपको सॉल्व करता हूँ। देखिए, हमारा जो स्कूल की व्यवस्था वो इस तरफ से ऐसे है। जैसे यहाँ प्राथमिक लेवल होता है, यहाँ अपर प्राइमरी कहते हैं, उच्च प्राथमिक होता है, और यहाँ आपके सेकेंडरी लेवल होता है, माध्यमिक, और यहाँ आपके सीनियर सेकेंडरी। ठीक है। देखिए, ये अपने अभी व्यवस्था है, अभी ये रूल समझ में आ रही। इससे ये रूल था। तो जो इनको तो अपन छोड़ो, सेकेंड लेवल है। यहाँ पर क्या था, पहले एचएम बैठता था, यानी प्रधान अध्यापक, ठीक। और यहाँ पर क्या था, प्रिंसिपल, ठीक, प्रिंसिपल। अब नया रूल्स में क्या किया, अब नया रूल्स में ये कहा कि यहाँ जो एचएम का पद है उसको समाप्त कर दिया जाएगा, यानी एचएम की पोस्ट क्या है, समाप्त कर दी जाएगी। और यहाँ पे भी क्या बैठेगा, प्रिंसिपल, और यहाँ पर भी क्या बैठेगा, प्रिंसिपल। अब एक जो 12वीं स्कूल संभालता है और एक 10th स्कूल संभालता है, दोनों प्रिंसिपल, ये कैसे बात, ये ठीक नहीं बैठती। तो इसके लिए अभी जो प्रावधान किया है, यहाँ एक प्रावधान किया है, यहाँ भी प्रिंसिपल बैठेगा। यहाँ एक नया पद सर्जित किया गया, वो इस प्रिंसिपल का, किसका किया गया, यानी उप प्रधानाचार्य का यह पद है जो सर्जित किया गया, यानी उप प्रधानाचार्य यहाँ होगा, यानी एचएम की पोस्ट यहाँ क्या होगी, समाप्त होगी। यहाँ भी क्या बैठेगा, प्रिंसिपल ही बैठेगा। अब ये एचएम की पोस्ट समाप्त हो गई, तो थोड़ा बहुत छोटा मैं देखता हूँ, इसको मिटा दें। देखिए, एक चीज़ समझना आप, ये स्कूल की थोड़ी सामान्य से मैंने समझा दी। और अब देखिए, यहाँ पे एचएम की जो पोस्ट होती है वो एचएम होता है L14 पे, ठीक है, वो 5400 ग्रेड पे। इधर मैं बात करूंगा प्रिंसिपल की, ये L16 पे होता है 6600 ग्रेड पे। ध्यान रखना, यहाँ एक पद नया सर्जित किया है, उप प्रधानाचार्य, ठीक है। और यहाँ क्या बैठेगा, यहाँ भी एचएम को, इस पोस्ट को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। यहाँ भी क्या बैठेगा, प्रिंसिपल। ये एक चीज लिखी गई है, जो प्रिंसिपल है या जो उप प्रधानाचार्य है, ये जो है 100% जो किससे लिए जाएंगे, पदोन्नति से। समझ में आ रही, इनकी कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी। यानी मोटे तौर पर यहाँ बात जो निकल के आ रही है सामने, आप लोगों के सामने, कि यहाँ जो एचएम की भर्ती आती थी, इस एचएम की भर्ती को पूर्ण रूप से क्या किया गया, समाप्त किया गया है इस सेवा रूल्स के अकॉर्डिंग। मुझे तो यही लग रहा है। तो ये एचएम की पद की जो भर्ती है उसको समाप्त कर दिया गया। अब जो रेशो होता है, और उनको क्या करेंगे, अभी जो प्रधान अध्यापक है, जो सीनियर है, उनको तो क्या बना देंगे, प्रिंसिपल बन जाएंगे सीधे। और जो और एचएम है जो सीनियर नहीं है, उनको क्या बनाएंगे, सीधा उप प्रधानाचार्य। समझ में आ रही, यानी इनका जो प्रमोशन होगा वो कैसे होगा, L12, या क्या होता है, स्कूल लेक्चर,
SL मतलब स्कूल लेक्चर। L14 यहाँ पे क्या होता है, HM था, इस HM को समाप्त कर दिया, यह HM था, ठीक है। अब L14 पे कौन सा आ गया, वो प्रधानाचार्य आ गया, ये आ गया, ठीक है। HM को समाप्त कर दिया और उसके बाद में L16 पे यानी 6600 ग्रेड पे भी क्या बनेगा, वो प्रिंसिपल बन जाएगा। तो ऐसे पदोन्नति होगी, ठीक है। तो अब जो पद भरे जाएंगे, जो प्रधानाचार्य के पद भरे जाएंगे, तो अभी तो जो प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य के जो पद भरे जाएंगे वो कहाँ से भरे जाएंगे, HM द्वारा और कुछ व्याख्याता द्वारा। यानी जैसे ही HM का पद समाप्त हो गया तो आगामी जो भी पदोन्नति होगी वो व्याख्याता से होगी। व्याख्याता सीधे सीधे क्या बनेंगे, पहले वाइस प्रिंसिपल बनेंगे और उसके बाद में वो क्या बन जाएंगे, प्रिंसिपल बन जाएंगे, ठीक है। तो उस ऑर्डर में अपन बात करते हैं। तो HM की अब आगामी कोई जो भर्ती है, मेरे हिसाब से तो भर्ती नहीं आने वाली है और इस भर्ती को समाप्त हो। जिस प्रकार जो विद्यार्थी जो HM की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को काफ़ी लॉस भी हुआ है। गर्मी है, बार बार इसलिए पहुंच रहा हूं, आप चिंता ना करें, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं और कोशिश करता हूं आप तक चीज़ें समझ में आएगी। तो जो सीधी सी चीज़ें निकल के आ रही है वो HM की पद की है और HM पद को क्या किया गया, समाप्त किया गया है और HM की जगह नया पद जो सर्जित किया गया है वाइस प्रिंसिपल का, वो सर्जित किया गया। तो HM की वैकेंसी नहीं। एक चीज़ यहाँ शंका होती है, जब मैंने ऑर्डर पढ़ा तो वहाँ लिखा गया को जो HM की जो योग्यता है वो योग्यता है उसको स्नातक से क्या किया, अधिस्नातक, आप पढ़ लेना ऑर्डर में, अधिस्नातक किया गया। यानी तो यहाँ संभावना भी लग रही है, ऐसा ही नहीं है कि नाम चेंज किया है, क्योंकि उसमें लिख रखा है उप प्रधानाचार्य के जो पद है, जो प्रधानाचार्य के पद है वो 100% क्या है, प्रमोशनली यानी DPC के द्वारा ही भरे जाएंगे, सीधी कोई वैकेंसी आएगी नहीं। तो इसमें क्या गया, स्नातक से अधिस्नातक। लेकिन यहाँ एक डाउट है कि जो 8वीं क्लास तक के विद्यार्थी हैं और 8वीं क्लास के जो स्कूल होते हैं उसमें हो सकता है कि HM पद बढ़ाए और उनके लिए योग्यता की गई। तो मोटे तौर पर विद्यार्थियों ये कहना है कि HM पद का समाप्त किया गया है, नया पद जो वाइस प्रिंसिपल है उप प्रधानाचार्य को सर्जित किया गया। सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें प्रधानाचार्य बैठेगा, उसके नीचे वाइस प्रिंसिपल उप प्रधानाचार्य बैठेगा और जो सेकेंडरी स्कूल है वहीं क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। तो इनका जो प्रमोशन है वो सीधा का सीधा आपको मैं बता देता हूँ, लेक्चर से 4800 ग्रेड पे से सीधा वाइस प्रिंसिपल है 5400 ग्रेड पे और उसके बाद में सीधा यहाँ बन जाएगा 6600 ग्रेड पे से ये बन जाएगा प्रिंसिपल। यानी यहाँ पे आ गया लेक्चर, ठीक है, यहाँ पर वॉइस प्रिंसिपल और वॉइस प्रिंसिपल से सीधा जो पद है वो किसका आ गया, इसका प्रिंसिपल का। तो ये रही HM की बात, चीजें क्लियर हो गई। अब HM का अगर पद समाप्त कर दिया गया तो मुझे लगता है कि आज अभी के टाइम में जो रूल्स है उसमें सबसे बड़ी और जो सीधी भर्ती आएगी, वो सीधी और बड़ी भर्ती आएगी, वो आएगी व्याख्याता की। क्योंकि HM की सबसे बड़ी भर्ती आती थी सीधी भर्ती, अब व्याख्याता की सीधी भर्ती आएगी। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। अब मैं बात करूंगा एक और जो तीसरा रूल्स है, इस रूल्स का सबने स्वागत किया और अच्छा भी रूल्स है। इस रूल्स की मैं अगर बात करूं तो एक रूल्स था 40%, यानी एनी कंपटीशन में, कोई भी कंपटीशन हो तो पिछले कई सालों से ये अपनी शिक्षा विभाग की एक कमी रही है और राज्य सरकार भी प्रयास कर रही है। जब 1970 और 71 के नियम बने थे उस समय ये नहीं था न्यूनतम उत्तीर्णांक, यानी जो बंदा विधवा विडो कोटोज है और विधवा है या विकलांग है उन लोगों के लिए न्यूनतम, या जो भी कोई भी हो तो उनके लिए न्यूनतम आयु नहीं रखी। तो बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, जैसे अखबारों में आई होगी कि लोगों ने क्या हुआ, अखबार में आई है कि विद्यार्थी क्यों, किसी के -13 आ रहे हैं, किसी के -14 आ रही है, -28 वाले हैं, स्कूल लेक्चर बन जाते हैं, सेकंड ग्रेड बन जाते हैं और बड़ी विडम्बना की बात है। तो इस प्रकार जो शिक्षा की गुणवत्ता नहीं बनेगी और अच्छे जो कुशल जो लेक्चरर हैं और जो अच्छे टीचर हैं वो नहीं मिल पाते हैं, ये बड़ी विडम्बना की बात है। तो इस जो रूल्स हैं, इस रूल्स ने लोगों के मन को खुश कर दिया और इस जो नियम है उसका सभी ने क्या किया, स्वागत किया। क्या नियम था, अगर कोई भी एनी कंपटीशन हो, कोई भी कंपटीशन हो, एनी कंपटीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूनतम 40% अंक लाना जरूरी है। एक चीज ये भी लिख रखी है कि नियमानुसार छूट है, क्या है, नियमानुसार छूट भी दी जाएगी, इसका भी प्रावधान है, नियमानुसार छूट। अब ये हो गया, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि 36% कैटेगरी वाले, किसी को 35%, तो भी ये रूल्स है जो स्वागतजन्य है, क्योंकि जो नियम है 35-36% वाले कम से कम जो भावी अध्यापक के टीचर हैं और अच्छे गुणवत्ता वाले जो सिलेक्टेड पर्सन होंगे वो अच्छे मिलेंगे, क्योंकि कम से कम माइनस वाला तो नहीं आएगा, बच्चों को पढ़ाने में भी हेल्प होगी और अच्छे शिक्षक मिल पाएंगे। किसी भी भर्ती हो उसमें एक न्यूनतम 40% वाला था, ये अच्छा। हाँ, एक चीज़ ये हो सकती है कि किसी भर्ती परीक्षा में अगर 2 पेपर है तो ये भी विद्यार्थी का प्रश्न है, एक विद्यार्थी का प्रश्न था कि सर 2
2 पेपर होंगे तो क्या दोनों पेपर में 40% लाना जरूरी है? तो मैंने पूरा ऑर्डर पढ़ा, उसकी लैंग्वेज में ये तो कहीं नहीं लिख रखा है कि दोनों पेपर में 40% लाना अनिवार्य है। मेरा मानना यही है कि सब मिलाकर, दोनों पेपर हो चाहे 3 पेपर हो, सब मिलाकर आपको न्यूनतम अंक के जो 40% लाना पड़ेगा। ये नियम बहुत ही अच्छा किया है। तो बड़े तौर पर ये मैंने विद्यार्थियों आपको बता दिया था। एक रूल्स चेंज हुआ, हालांकि आप लोगों के लिए काम का नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। एक जिला शिक्षा अधिकारी का पोस्ट होता है, ठीक है, किसकी? DO, जिला यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है, जिला शिक्षा अधिकारी। तो जिला शिक्षा अधिकारी के लिए क्या होता था? जिला शिक्षा अधिकारी इसकी पोस्ट के लिए पहले क्या होता है, जो 50% थे वो उससे क्या होता है, पदोन्नति से, और 50% होता है वो होता है सीधी भर्ती से। अब उन्होंने ये नियम क्या कर दिया, ये नियम कर दिया कि इसको जो था ना सीधी भर्ती, इस चीज़ को समाप्त कर दिया, और जो 60% जो पद हैं जिला शिक्षा अधिकारी के वो पदोन्नति से भरे जाएंगे। तो ये नियम भी ध्यान रखना कि जिला शिक्षा अधिकारी का जो DO की पोस्ट है उसके लिए जो भी भावी कर्मचारी होंगे, भावी शिक्षा अधिकारी होंगे, वो उनके लिए क्या होगा, पदोन्नति से ही जो शिक्षा अधिकारी वो बनेंगे, और जो प्रिंसिपल है, सीनियर प्रिंसिपल है, उन लोगों को क्या बनाया जाएगा, जिला शिक्षा अधिकारी बनाया जाएगा। तो ये कुछ रूल्स थे विद्यार्थियों, जो मैंने आपके जो प्रश्न है उनको समाधान करने की कोशिश की। तो अब मैं एक बार पुनः इन चीज़ों को दोहरा लेता हूँ और आप लोगों के एक बार प्रश्न देख लेता हूँ, क्या प्रश्न थे, और कोई चीज़ अगर छूट भी जाए तो आप कमेंट में लिख देना, मैं कोशिश करूँगा आपका जवाब देने के लिए। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, व्याख्याता का किया। L12 पे 48 ग्रेड पे मैंने बता दिया कि जिस प्रकार से आपके सब्जेक्ट थे BA में 3 सब्जेक्ट्स हैं, मान लो मेरे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, हिंदी लिटरेचर है, तो इन्हीं 3 सब्जेक्ट में से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, MA करना पड़ेगा। हाँ, मेरा मानना अभी कोई नया विद्यार्थी MA में प्रवेश ले रहा है तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के आधार पर ही ले। हाँ, मान लो किसी ने प्रीवियस पहले कर रखा है या प्रीवियस में प्रवेश ले चुका है तो वो उसमें कंटिन्यू कर सकता है। बाकी अन्यथा जो नए नियम है उसमें जो ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट है वही आपके क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर भी आप व्याख्याता बन पाओगे। तो ये मैंने प्रमोशन बता दिया, उसी विषय में होना चाहिए। HM का मैंने बता दिया कि HM की पोस्ट लगभग खत्म कर दी है सरकार ने, 8 तक HM होगा। उसके बाद में प्रधान अध्यापक का जो पद है उसकी जगह वाइस प्रिंसिपल का पद जो है सर्जित किया गया। सेकेंडरी लेवल पर प्रधानाचार्य होगा, सीनियर सेकेंडरी लेवल पर भी प्रधानाचार्य होगा, लेकिन उसके नीचे उप प्रधानाचार्य पद का सर्जन किया गया है। ठीक है, प्रमोशन का मैंने बता ही दिया सारा का सारा। ठीक है, और अब एक विद्यार्थी का जो प्रश्न था वो न्यूनतम अंक वालों का, तो दोनों पेपरों में नहीं है। जो भाई मेरे से प्रश्न पूछ रहा है उन विद्यार्थियों को देख लेना, क्योंकि दोनों पेपर में नहीं, एक पेपर में न्यूनतम 40% आना चाहिए। तो ये थे कुछ शिक्षा विभाग के नियमों को लेकर। एक संयुक्त निर्देशक वाला भी था, लेकिन वो बहुत ऊपर की चीज़ें आप लोगों के लिए काम की नहीं है। अपन के जो काम किए वो चीज़ें मैंने यहाँ काफ़ी कुछ करने की कोशिश की है, सोल्व करने की। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों कि ये कंटेंट ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। और भी आपके जो प्रश्न हैं मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। हाँ, आप लोग अब तैयारी जारी रखें, और अब मैं भी नहीं चाहता कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों की तैयारी डिस्टर्ब करूं। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर है, रेट वाले विद्यार्थी हैं, पटवार है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, सारे की डेट आ रखी है। तो आप मस्त रहिए, पढ़ाई करिए, और भी कोई क्वेश्चन होगा तो मैं कर दूंगा। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, और आप लोगों ने जो प्रश्न पूछे सारों को मैंने जवाब दे दिया है। और आप लोग इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखिए, जो भी विद्यार्थी है जो डाउटफुल है उन लोगों तक पहुंचे, ताकि कंटेंट आप लोगों के बीच में समझ में आ सके। ठीक है विद्यार्थियों, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी आशा के साथ आप लोग लगे रहिए तैयारी में, सब कुछ अच्छा होगा। मैंने यहाँ किसी भी प्रकार की कोई नीति की समीक्षा नहीं की, नीति सब अच्छी होती है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वैसे ही बताया गया है कि आप ड्राइंग के साथ केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, हिस्ट्री पढ़ सकते हो, तो ये ऑलरेडी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो स्वतंत्रता होनी चाहिए, और गवर्नमेंट ने अच्छे रूल बनाए हैं। और बाकी फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की आगामी भर्तियाँ आ रही हैं, तो उसमें और स्पष्ट हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आप सबका आभार।